वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपन ने कल एक नया चैप्टर चालू किया था, इम्पॉर्टेंट चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। इसमें कल मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था कि अंश किसे कहते हैं। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे निश्चित अंकित मूल्यों के भागों में विभाजित होती है उन्हें अंश कहा जाता है। अंश दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से मैंने बताया था लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर्स, कोटेड शेयर्स या अनकोटेड शेयर्स। और अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता कब होती है ये कल अपन लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज अपन इसकी विधियों की बात करेंगे। तो देखिए, अंशों के मूल्यांकन की विधियाँ, तो ये पहली विधि है। आज अपन पहली विधि की बात करेंगे। पहली विधि बहुत आसान विधि है और बहुत बार पहली विधि का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार एवरेज वैल्यू पूछ लेता है, तो उस समय भी इस विधि से मूल्यांकन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो पहली विधि को बहुत आसानी से समझिए। इसका नाम है संपत्ति मूल्यांकन विधि, या इसका एक दूसरा नाम है शुद्ध संपत्ति विधि, शुद्ध नेट असेट्स मेथड या असेट्स वैल्यूएशन मेथड्स। इस विधि के आधार पर ज्ञात मूल्य को अंश का आंतरिक मूल्य भी कहा जाता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, इस विधि से जो मूल्य ज्ञात होगा अंश का, उस मूल्य को अंश का आंतरिक मूल्य भी कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न के अंदर विधि का नाम नहीं लिखता, सीधे ही आपसे ये पूछ लेता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब संपत्ति मूल्यांकन विधि से क्वेश्चन को करना है। आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब शुद्ध संपत्ति विधि से प्रश्न को करना है। आंतरिक मूल्य को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। तो ये आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है। हो सकता है प्रश्न के अंदर सीधे पूछ ले कि अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात कीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब आपको शुद्ध संपत्ति विधि से ही वो प्रश्न करना है। अब इस अंश का मूल्य ज्ञात करने के लिए निम्न प्रक्रिया है। तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है। संपत्ति पक्ष से अपन चालू करेंगे। आपको बैलेंस शीट दी गई होगी प्रश्न के अंदर। बैलेंस शीट की सहायता से अपन नेट असेट्स की वैल्यू पता करेंगे और नेट असेट्स की वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे देंगे, तो एक अंश का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है। तो सबसे पहली बात नेट असेट्स निकालनी है। नेट असेट्स निकालने के लिए अपने को जो प्रश्न में बैलेंस शीट दे रखी होगी, उस बैलेंस शीट की फिक्स असेट से चालू करेंगे, स्थायी संपत्तियों से चालू करेंगे। एक एक प्रकार की संपत्ति को समझते जाइए। स्थायी संपत्तियों को बाजार मूल्य पर लिया जाता है और यदि बाजार मूल्य नहीं दिया गया हो तो अपलिखित मूल्य पर लिया जाता है। अपलिखित मूल्य का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर मूल्य दे रखा है, इसी मूल्य को कहते हैं पुस्तक मूल्य। बुक वैल्यू भी कहते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू भी कहते हैं, अपलिखित मूल्य भी कहते हैं, पुस्तक मूल्य भी कहते हैं। तो अगर बाजार मूल्य दे रखा है तब तो बाजार मूल्य पर लेना है। बाजार मूल्य नहीं दे रखा तो जो बैलेंस शीट में मूल्य दे रखा है अपलिखित मूल्य पर ले लेना है। तो बहुत आसान सी बात है। स्थायी संपत्तियों को तो बाजार मूल्य पे लेंगे, बाजार मूल्य नहीं दे रखा तो पुस्तक मूल्य अपलिखित मूल्य पे ले लेंगे। अब बात आती है चालू संपत्तियों की। तो चालू संपत्तियों को उनके चालू मूल्य पर ही लिया जाता है और यदि कोई आयोजन बनाया गया है तो उसे संबंधित संपत्ति में से घटा दिया जाता है। जैसे डेटर्स है तो डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स घटा देंगे। तो अगर किसी संपत्ति पे आयोजन की राशि बनाई हुई है तो आयोजन की राशि उस संपत्ति के मूल्य में से घटाकर जो मूल्य आएगा उस मूल्य के ऊपर चालू संपत्तियों को एक एक करके अपन ले लेंगे। तो आपने स्थायी संपत्तियां ले ली, चालू संपत्तियां ले ली। अब बात आती है अदृश्य संपत्तियों की। तो अदृश्य संपत्तियों को केवल उनके वसूली मूल्य के ऊपर लेना है, रियलाइजेबल वैल्यू। वसूली मूल्य का मतलब है रियलाइजेबल वैल्यू। बैलेंस शीट में जो मूल्य दे रखा है उस मूल्य पर नहीं लेना। बैलेंस शीट के नीचे सूचनाओं के अंतर्गत वसूली मूल्य दे रखा होगा तब लेना है। और मान लीजिए बैलेंस शीट के नीचे वसूली मूल्य नहीं दे रखा किसी अदृश्य संपत्ति का, तो उस संपत्ति को छोड़ दिया जाएगा। केवल वसूली मूल्य पर ही लेना है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर वसूली मूल्य नहीं दे रखा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर स्थायी संपत्तियों को आपको कहा था बाजार मूल्य पर लेना है, बाजार मूल्य नहीं दिया तो पुस्तक मूल्य पर लेना है।
लेकिन अदृश्य संपत्तियों को केवल वसूली मूल्य पर ही लेना है, वसूली मूल्य नहीं दे रखा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर एक मैंने नोट लगाया है, इस नोट को समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था गुडविल का चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इस नोट से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में ख्याति की गणना से संबंधित सूचनाएं दी गई हों तो सर्वप्रथम दी गई सूचनाओं से ख्याति के मूल्य की गणना की जाती है। तो प्रश्न के अंदर यहाँ पर आपसे गुडविल भी कैलकुलेट करा लेगा। तो 10 नंबर का सवाल तो हो जाएगा गुडविल का, 10 नंबर का सवाल हो जाएगा अंश के मूल्यांकन का। आपको गुडविल की सूचनाएं दे देगा और आपसे कहेगा पहले गुडविल निकालो। तो गुडविल का जो मूल्य आएगा वो अदृश्य संपत्ति का वसूली मूल्य माना जाएगा। तो पहले तो गुडविल का मूल्य निकालना पड़ेगा और फिर आपको नेट असेट्स निकालनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब चौथा पॉइंट आता है कृत्रिम संपत्तियों को। तो कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाता है। कृत्रिम संपत्तियां आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, वो आप पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में भी। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी कृत्रिम संपत्तियां हैं। अगर प्रश्न में कोई कृत्रिम संपत्तियां दे रखी हो तो उनको छोड़ दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न होता है इन्वेस्टमेंट का क्या करना है। गुडविल वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको कहा था गैर व्यापारिक विनियोगों को छोड़ दिया जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय। यहाँ पर गैर व्यापारिक विनियोगों को भी शामिल करना है। ऐसी गैर व्यापारिक विनियोग स्थायी संपत्ति में भी हो सकते हैं, चालू संपत्ति में भी हो सकते हैं। यदि दीर्घकालीन विनियोग है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो स्थायी संपत्ति माना जाएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो चालू संपत्ति माना जाएगा। तो चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो, चाहे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हो, व्यापारिक विनियोग हो चाहे गैर व्यापारिक विनियोग हो, दीर्घकालीन विनियोग हो चाहे अल्पकालीन विनियोग हो, विनियोगों को शामिल करना है, विनियोगों को छोड़ना नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर मैं आपको नीचे नोट के अंदर ये बात लिख देता हूँ जिससे आपको ये बात ध्यान रहेगी। गैर व्यापारिक विनियोगों को सम्मिलित करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब गैर व्यापारिक विनियोग दीर्घकालीन है तब तो स्थायी संपत्ति में आ जाएंगे। तो स्थायी संपत्ति को बाजार मूल्य पे लेंगे, बाजार मूल्य नहीं है तो पुस्तक मूल्य पे लेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है गैर व्यापारिक तो चालू संपत्ति के रूप में आ जाएगा। तो यदि कोई आयोजन है तो आयोजन की राशि घटा के ले लेंगे, पर गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल करना है। अब बात आती है उपरोक्त संपत्तियों का योग निकाल लेंगे। तो 4 प्रकार की संपत्तियां हो गई, स्थायी संपत्तियां, चालू संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां और कृत्रिम संपत्तियां। तो कृत्रिम संपत्तियों को तो छोड़ ही देंगे, बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। अदृश्य संपत्तियों को केवल वसूली मूल्य पर लेंगे। स्थायी संपत्तियों को या तो बाजार मूल्य पे लेंगे, बाजार मूल्य नहीं दे रखा तो पुस्तक मूल्य पे लेंगे। और चालू संपत्तियों को उनके आयोजन की राशि घटाने के पश्चात जो मूल्य आएगा उस पे लेंगे। और गैर व्यापारिक विनियोगों को भी सम्मिलित करेंगे। तो बहुत आसान सी बातें हैं, सिंपल सी बात है। अब इधर से आइए 5th पॉइंट में। अब क्या करना है अपने को, उपरोक्त संपत्तियों के योग में से समस्त चालू और दीर्घकालीन दायित्वों को घटा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़कर। तो सारे के सारे देखो इस एक ही पॉइंट में आ गया बहुत सारा पॉइंट। सारे के सारे तो करंट लायबिलिटीज और सारी की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये सारी की सारी इन संपत्तियों में से घटा देंगे। सारे के सारे करंट लायबिलिटीज को घटाने हैं, सारे की सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को भी घटा देना है। किस में से, ये जो संपत्तियों का योग आ गया 1 से लेकर 4 तक, तो ये तो थे संपत्तियों के पॉइंट। तो इन संपत्तियों का जो योग आ गया उस योग में से ये चीज़ें अपने को घटानी है। ये 4 पॉइंट में तो संपत्तियों का है, ये सारी तो अपने को जोड़नी है पहले। तो इन संपत्तियों का जो योग आएगा, इन चारों संपत्तियों का जो टोटल आएगा, उस टोटल में से फिर ये 3 चीज़ें घटानी है। ये 4 चीज़ें इसमें से घटानी है संपत्तियों के योग में से।
तो ये 4 चीज़ें इसमें से घटानी है। ये 4 पॉइंट हो गए संपत्तियों के, जो आपको 4 प्रकार की संपत्तियां होती हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, आर्टिफिशियल असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स। तो इन चारों संपत्तियों का योग कर लेंगे, किस किस मूल्य पर लेना है ये मैंने आपको बता ही दिया। तो फिर उपरोक्त संपत्तियों के योग में से समस्त चालू दायित्व घटाएंगे, करंट लायबिलिटीज़ घटाएंगे और सारी के सारे दीर्घकालीन दायित्व लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को भी घटा दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़कर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़कर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि प्रश्न में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू कर रखे हैं कंपनी ने, और फिर आपसे वो कंपनी कहती है कि इक्विटी शेयर का मूल्य भी निकालो, प्रेफरेंस शेयर का मूल्य भी निकालो, उस पॉइंट की डिस्कशन अपन करेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, कि जब इक्विटी शेयर का भी मूल्य निकालना है, प्रेफरेंस शेयर का भी मूल्य निकालना है, तो क्या स्थिति है। चलिए, इसके पश्चात भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड इत्यादि की राशि भी घटा दी जाती है संपत्तियों के योग में से। अनुमानित ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए गए कोष, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, पीएफ फंड, ग्रेचुटी फंड इत्यादि की राशि भी घटा दी जाती है। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन फंड में एक बात ध्यान रखनी है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखी है, उत्पन्न हुए दायित्व की सीमा तक घटाई जाती है। जैसे सपोज करो आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। मान लो कंपनी ने 10 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है और उस 10 लाख रुपए के फंड में से किसी कर्मचारी को 3 लाख रुपए का कंपनसेशन देना है, किसी कर्मचारी को 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देनी है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड के 10 लाख रुपए नहीं घटाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में के कितने रुपए घटाएंगे, 3 लाख रुपए, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने रुपए का था, 10 लाख का, उसमें से उत्पन्न हुआ दायित्व की राशि तक घटाना है। तो 10 लाख रुपए का दायित्व भी अपना उत्पन्न नहीं हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो 10 लाख का था बैलेंस शीट में, परंतु बैलेंस शीट के नीचे नोट में ये सूचना लिखी हुई है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से 3 लाख रुपए का कंपनसेशन का भुगतान करना है, 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कंपनी को करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड में से दायित्व उत्पन्न हो गया, कितने रुपए का दायित्व उत्पन्न हो गया, 3 लाख रुपए का। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड की कितने रुपए की राशि घटाएंगे, 3 लाख रुपए की राशि घटाएंगे, 10 लाख की नहीं घटाएंगे। और मान लो प्रश्न में लिखा हुआ है कि कोई भी दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी सूचना नहीं दे रखी, तो फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड की राशि नहीं घटाई जाएगी। पीएफ फंड की राशि सदैव घटाई जाएगी, क्योंकि पीएफ फंड का तो भुगतान करना ही करना है कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के ऊपर। ग्रेचुटी फंड की राशि घटाई जाएगी, क्योंकि ग्रेचुटी फंड का भुगतान भी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर करना है। ये आप पिछले साल इनकम टैक्स पढ़ चुके हो। इनकम टैक्स के अंदर पीएफ का भुगतान भी सेवानिवृत्ति पे करना होता है कर्मचारी को, और साथ ही साथ कर्मचारी को ग्रेचुटी का भुगतान भी सेवानिवृत्ति के ऊपर करना ही करना पड़ता है। तो इन दोनों की राशि तो जितनी बैलेंस शीट में दे रखी है उतनी ही घटाई जाएगी। इस वर्कमैन कंपनसेशन फंड पे आपको ध्यान रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड की पूरी राशि नहीं घटाई जाएगी। इस फंड में से जितना दायित्व उत्पन्न हुआ है उतनी ही राशि घटाई जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि संदिग्ध दायित्व यदि कोई हो तो उस संदिग्ध दायित्व की राशि भी घटा दी जाती है। कंटीजेंट लायबिलिटी, यदि कंटीजेंट लायबिलिटी पहली बात तो बैलेंस शीट के अंदर दे ही नहीं रखी होगी। कंटीजेंट लायबिलिटी को कहाँ दिखाया जाता है, कंटीजेंट लायबिलिटी को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में। तो यदि बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में कंटीजेंट लायबिलिटी कोई दिखाई हुई है, प्रश्न में कोई दी हुई है, तो संदिग्ध दायित्व यदि कोई हो तो उसकी राशि भी घटा दी जाती है। शेष बची संपत्तियों को शुद्ध संपत्तियां या नेट असेट्स माना जाता है। तो ये बड़ी आसान सी विधि है। 4 पॉइंट संपत्तियों के जोड़ने के हैं, 4 पॉइंट संपत्तियों में से जो घटाना है उसके हैं, और इसके पश्चात जो शेष राशि बचेगी उसको अपन कहते हैं नेट असेट्स, शुद्ध संपत्तियां कहते हैं। और इस शुद्ध संपत्तियों के मूल्य में नेट असेट्स के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दे देंगे, अंशों की संख्या का भाग दे देंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से पता चलेंगे, बोलो। नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चलेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में।
अंशों का मूल्य दे रखा होता है। अगर अंशों की संख्या नहीं दे रखी तो आप अंशों की संख्या निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कंपनी की कैपिटल है 10 लाख रुपए की, एक अंश है 100 रुपए का, तो 10 लाख में 100 से भाग दोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे तो अंशों की संख्या आ जाएगी। तो या तो नंबर ऑफ शेयर्स बैलेंस शीट के अंदर दे ही रखे होंगे, अगर बैलेंस शीट में नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे तो कैपिटल को आप डिवाइड करोगे एक इक्विटी अंश के मूल्य से, तो अंशों की संख्या आ जाएगी। और इस फार्मूले से जो मूल्य आएगा उसको अपन कहते हैं वैल्यू पर शेयर, एक अंश का मूल्य। और इसी का दूसरा नाम मैंने कहा था, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा नाम इसका क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर, अंश का आंतरिक मूल्य भी कहा जाता है। तो प्रश्न में आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अंश का आंतरिक मूल्य निकालिए। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा है अंश का आंतरिक मूल्य निकालिए, इसका मतलब आपको नेट असेट्स मेथड से वो प्रश्न करना है। इसी मेथड से जो वैल्यू आती है इसको इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी कहा जाता है। तो बहुत आसान सी बात है। ये विशेष नोट अभी आपको मैंने बताया कि गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल करना है। गुडविल का चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय कि गैर व्यापारिक विनियोगों को गुडविल निकालते समय शामिल नहीं करते, परंतु नेट असेट्स मेथड में नेट असेट्स निकालते समय गैर व्यापारिक विनियोगों को शामिल किया जा सकता है। गैर व्यापारिक विनियोग जो हैं वो स्थायी संपत्ति में भी आ सकते हैं, चालू संपत्ति में भी आ सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म है गैर व्यापारिक विनियोग तो स्थायी संपत्ति होंगी, और अगर शॉर्ट टर्म है गैर व्यापारिक विनियोग तो चालू संपत्ति माना जाएगा। तो स्थायी संपत्तियों का नियम आपको पता ही है, बाजार मूल्य या पुस्तक अपलिखित मूल्य। चालू संपत्तियों को चालू मूल्य पे लिया जाएगा, आयोजन घटा देंगे। अदृश्य संपत्तियों को वसूली मूल्य पे लिया जाएगा। गुडविल की कैलकुलेशन की सूचना दे रखी है तो गुडविल की कैलकुलेशन पहले स्वयं करनी पड़ेगी। कृत्रिम संपत्तियों को छोड़ दिया जाएगा, उसमें से समस्त चालू दायित्व घटा देंगे, दीर्घकालीन दायित्व घटा देंगे, भविष्य के दायित्वों के लिए बनाए गए कोष घटा देंगे, और अनुमानित ज्ञात दायित्वों के लिए बनाए गए कोष भी घटा देंगे। और यदि प्रश्न में कोई कंटीजेंट लायबिलिटी दे रखी है तो उसकी राशि भी घटा दी जाएगी। शेष बची हुई संपत्तियों को नेट असेट्स माना जाएगा। नेट असेट्स में नंबर ऑफ शेयर्स का भाग देंगे तो एक अंश का मूल्य आ जाएगा। उसी मूल्य को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी कहा जाता है। अब इस विधि के अंदर नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा कि यदि कंपनी ने इक्विटी शेयर भी इशू कर रखे हैं और प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रखे हैं, दोनों शेयर इशू कर रखे हैं, और साथ में आपसे ये पूछता है कि इक्विटी शेयर की भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालिए, वैल्यू पर शेयर निकालिए, और प्रेफरेंस शेयर की भी वैल्यू पर शेयर निकालिए, तो अपने को क्या कार्यविधि अपनानी है उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।